ये है पति, ठीक है। अब जरा समझना, ये कौन है, ये है पत्नी, ये कौन है, पति पत्नी ओ। ये ट्रांजिटिव रिलेशन का सबसे क्लासिक एग्जांपल है। मान लो पति का रिश्ता पत्नी के साथ में है, ठीक है। अब यार पत्नी का रिश्ता ओ के साथ में तो पति का रिश्ता ओ के साथ में होना जरूरी है। और अगर ये ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर काटती है तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्या बोलते हैं, दिस इज अ वन वन फंक्शन। क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन, ठीक है भैया, क्लियर है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 पर। तो जल्दी से सभी मेरे बच्चों आप सभी लोग आ जाइए फटाफट, जितने भी मेरे बच्चे क्लास 12th के हैं बच्चों। आज के सेशन में कराने वाला हूँ आप सभी लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन का वन शॉट, जो कि बहुत ही ज़्यादा बच्चे डिमांड कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन के वन शॉट के लिए। तो बच्चों आज मैं फाइनली लेके आ गया हूँ रिलेशन एंड फंक्शन का वन शॉट। तो सभी मेरे बच्चे, जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं, पूरा वीडियो विदाउट स्किपिंग आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से जरूर देखिए, क्योंकि ये वन शॉट आपके पेपर के लिए, जब भी आप पढ़ाई करेंगे, आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाला है। तो एक बार अपनी कॉपी कलम को निकाल लीजिए, एक एक चीज़ें अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और ये जो हैंडआउट है, इसका आपको हैंडआउट अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे मिल रहा होगा, आप वहां से वीडियो के नीचे से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो बच्चों एक एक चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आखिरकार रिलेशन क्या है, ठीक है। एक एक छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही डीपली समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, बिना किसी जल्दबाजी के समझेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप रिलेशन की डेफिनेशन देखो, लिखा है ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है कोई से भी। तो यहाँ पर जो ए क्रॉस बी होता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए से लेके बी तक। अब यार काफ़ी सारे बच्चों को ए क्रॉस बी लिखना नहीं आता, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपको कि ए अगर हमारे पास मान लो एक कोई सेट है ए और बी हमारे कोई सेट है 3 और 4, ठीक है। और अगर हमें ए क्रॉस बी लिखना है तो एक बार ए का पेयर लोगे आप 3 के साथ, ए का 1 का 4 के साथ, एक बार 2 का 3 के साथ, एक बार 2 का 4 के साथ में। तो इसको हम कहते हैं ए क्रॉस बी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर मेरे पास, अगर यहाँ पर आपके पास ए इज द दिस वन, ठीक है। अगर मान लो आपके पास ए यहाँ पे 3 कोई सेट है, लेट से 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास बी एक दूसरा सेट है बच्चों, लेट से कोई और दूसरा 4 5 6 है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लो आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो यहाँ से भैया ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, एक बार एक पेयर हो जाएगा 1 का 4 के साथ, एक बार 1 का 5 के साथ, एक बार 1 का 6 के साथ, सिमिलरली एक बार 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ एंड 2 का 6 के साथ। सिमिलरली एक बार 3 का हो जाएगा 4 के साथ, 3 का 5 के साथ एंड 3 का 6 के साथ। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं सर, ए क्रॉस बी का सेट हम बहुत आराम से बना सकते हैं, दैट इज नोन एज ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है कि जो रिलेशन है, रिलेशन क्या होता है बच्चों, ये सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है, क्लियर। देखो ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी बेसिकली ऑल पॉसिबिलिटीज है ए और बी के बीच के रिलेशन का, हम ऐसा कह सकते हैं। और कोई भी रिलेशन इन्हीं का एक सबसेट होगा, ये 110% बात है। तो अगर ये रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, क्लियर। सबसे मेन चीज आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्लियर है बच्चों। तो यहां पर लिख सिमिलरली द अदर सबसेट ए क्रॉस बी ऑल्सो नोन एज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब यहां पर रिलेशन में आपको देखो कुछ चीजें पढ़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो चीज बच्चों ये है कि आखिरकार टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। इनमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम सबसे पहले उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहला ये है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, आखिरकार इनको किसको कहते हैं, एक एक चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। यार कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हर इंसान को खुद से प्यार होना चाहिए। जैसे मान लो अब मैं हूँ, अगर जिस इंसान को खुद से प्रेम नहीं है तो आखिरकार वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये है कि आपका रिश्ता खुद के साथ में होना चाहिए, समझ में आया। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि जिसे आप कह सकते हो कि दो तरफा प्यार है ना। जैसे मान लो तुम किसी से और प्यार कर रहे हो, अगला भी तुमसे करना जरूरी है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि तुम अगर किसी के साथ में रिलेशन से एसोसिएटेड हो, किसी भी रिलेशन में, अगला वाला भी तुम्हारे साथ रिलेशन में एसोसिएटेड होना जरूरी है, ठीक है, क्लियर। ट्रांजिटिव अभी मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। सबसे पहले यहाँ पर रिफ्लेक्सिव को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एकदम। यार रियल देखो, ये जो रिलेशन चैप्टर है ना, इसका बच्चों रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है। मतलब रिलेशन का मतलब ये है कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ के बीच में रिश्ता होता है।
जैसे मेरा आपके साथ में एक मेंटोर का रिश्ता है, एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिश्ता है। सिमिलरली माता पिता का रिश्ता हमारा। सिमिलरली इस यूनिवर्स में हर दो पार्टिकल के बीच में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो ये जो रिलेशन है बच्चों, ये हमेशा यूनिवर्स में दो पार्टिकल के बीच का रिलेशन बताता है। तो जैसे मान लो अगर यहाँ पर कोई भी, ये मान लो तुम हो, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये होता है कि तुम्हारा खुद के साथ में प्रेम होना जरूरी है, मतलब तुम्हारा खुद के साथ में रिश्ता होना जरूरी है। तो आप इसको क्या बोलोगे सर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलोगे। अब इसकी डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं कि अगर x का रिश्ता x के साथ इस रिलेशन में है, फॉर ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू a, मतलब x आर x है ना, x का रिलेशन है x के साथ में, फॉर ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, क्लियर है एकदम अच्छी तरीके से। अच्छा, ये कौन सा रिलेशन हो गया? दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एकदम आराम से आप समझते चलना एक एक चीज, ठीक है भैया। अब रिफ्लेक्सिव के बाद है बच्चों सिमेट्रिक। ठीक है, अब सिमेट्रिक रिलेशन को तुम्हारे को समझाता हूँ जबरदस्त तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से समझना। ये मान लो तुम हो, ठीक है, तुम हो लवी, ठीक है, और यहाँ पर एक तुम्हारा कोई और यार है जो है डवी, ठीक है। अब यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों साइड से रिलेशन होना जरूरी है। अगर लवी का रिलेशन है डवी के साथ में, तो डवी का रिलेशन भी लवी के साथ में होना जरूरी है। समझ में आया? मतलब इसमें एक तरफा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर डेफिनेशन को देख लेते हैं कि अगर x का रिश्ता y के साथ इस रिलेशन में है, तो y का भी रिश्ता x के साथ इस रिलेशन में होना जरूरी है। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक रिलेशन है जिसमें अगर x एसोसिएटेड है y के साथ में, तो y भी एसोसिएटेड होना जरूरी है किसके साथ में? x के साथ में। क्लियर? अब जरा तुम ट्रांजिटिव को समझने की कोशिश करना, ट्रांजिटिव तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव को जरा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मैं तुम्हारे को जो समझाने वाला हूँ ना, तुम्हें एकदम फील आ जाएगी, ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये तुम हो, ठीक है, ये कौन है? ये हो निब्बा, ठीक है, ये कौन है? ये एक निब्बा है, और यहाँ पर ये कौन है? एक निब्बी है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको ना और इंटरेस्टिंग नाम देते हैं, ये निब्बा निब्बी हटाते हैं। ठीक है, ये कौन है? ये है पति, ठीक है। अब जरा समझना, ये कौन है? ये है पत्नी, और यहाँ पर एक और बनाते हैं, किसको? यहाँ पर बना देते हैं ओ को। ये कौन है? पति पत्नी ओ। तुमने वो क्या कहते हैं तुमने वो मूवी देखी है पति पत्नी ओ वाली? ये ट्रांजिटिव रिलेशन का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। जैसे मान लो पति का रिश्ता पत्नी के साथ में, अरे यार मिट गया ये तो, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो पति का रिश्ता पत्नी के साथ में, ठीक है। अब यार पत्नी का रिश्ता ओ के साथ में तो पति का रिश्ता ओ के साथ में होना जरूरी है। ये देखो गंदी बात है, वैसे समझ में आ रहा है? ये बहुत ही घटिया चीज़ है कि मतलब अगर पति का रिश्ता पत्नी के साथ में है, पत्नी का अगर ओ के साथ में है, तो पति का रिश्ता ओ के साथ में, ये बहुत गंदी चीज़ है, ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए समझ आया? लेकिन स्टिल हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन यही है। ट्रांजिटिव रिलेशन कहने का मतलब ये है कि अगर x का रिश्ता है y के साथ में, जरा समझने की कोशिश करो, अगर x का रिश्ता है y के साथ में, y का रिलेशन अगर z के साथ में है, तो भैया x का रिश्ता z के साथ में होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो यार यहाँ पर हमारे सिलेबस में ये 3 टाइप के सबसे इंपॉर्टेंट ये रिलेशन बनाए गए हैं जिसको आपको पढ़ना है। सबसे पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि तुम्हारा रिश्ता खुद के साथ में होना जरूरी है। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर तुम्हारा रिश्ता, अगर लवी का रिश्ता डवी के साथ में है, तो डवी का रिश्ता भी लवी के साथ में होना जरूरी है, मतलब ये एक अच्छा रिश्ता है। और ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर पति का रिश्ता पत्नी के साथ में, पत्नी का ओ के साथ में, तो पति का रिश्ता ओ के साथ में। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हमारी देखो डेली टू डेली लाइफ में भी ये सारे रिश्ते होते हैं, है कि नहीं? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा तो हमारे साथ में रिलेशन है ही, ठीक है, तो वी आर द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन जैसे मान लो हमारा रिलेशन है मम्मी के साथ में, है ना, तो मम्मी का भी रिश्ता हमारे साथ में, तो वी आर इन द सिमेट्रिक रिलेशन। सिमिलरली रियल लाइफ में आप ट्रांजिटिव रिलेशन भी सोच सकते हो। जैसे कैसे? आप अगर देखो, अगर जैसे मान लो मैं हूँ, मेरा रिलेशन मेरे भाई के साथ में है, मेरा रिलेशन मेरी माँ के साथ में है, और माँ का रिलेशन भाई के साथ में, तो मेरा रिलेशन तो भाई के साथ में होना ही होना है। तो इसको कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आ गया सभी को? तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है बच्चों कि अगर कहीं पर किसी भी रिलेशन में अगर ये 3 के तीनों रिलेशन वैलिड है, मतलब अगर 3 का तीनों रिलेशन हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम कह देते हैं सर इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस मतलब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रिश्ता, मतलब खुद का खुद के साथ भी, तुम अगर किसी से
के साथ रिलेशन में हो वो भी तुम्हारे साथ में है, और ट्रांजिटिव रिलेशन भी। कहने का मतलब ये है कि अगर तीन के तीनों केसेस अगर ट्रू हैं तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं सर, इक्विवेलेंस रिलेशन कह देते हैं। यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, एनी रिलेशन आर ऑन अ सेट ए सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर आर जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तीन का तीनों है तो। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। अगर आप इस सब चीज़ें नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज कर करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आ जाइए जल्दी से, सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, तो सभी मेरे बच्चे जरा सवाल को ट्राई करेंगे। यहां पर लिख रखा है द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू दिस वन गिवन बाय, यहां पर एक रिलेशन आपको दे रखा है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट सही है। इनमें से कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो आपके 1 नंबर के सवाल हैं, कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि 1 से ज़्यादा नंबर के सवाल हो, लेकिन आपको एमसीक्यूज के फॉर्मेट में दिख रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। तो यार यहाँ से सबसे पहला हम क्या चेक करेंगे बच्चों, सबसे पहला हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे भैया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम चेक करेंगे। तो यार रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखो सेट क्या है बच्चों, 1 2 3 4 है। तो यार अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए तो भैया 1 1 क्या आर में है, जरा देखना एक बार, 1 1 बिल्कुल आर में है। 2 2 क्या आर में है, 2 2 क्या आर में है, जल्दी से देखो, देखो 1 1 तो आर में है, 2 2 भी आर में है। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करेंगे, 3 3 आप चेक करो क्या आर में है क्या, 3 3 भी देखो आर में है ना। अब यहाँ से हम 4 4 को चेक करेंगे, यहाँ से ये लो 4 4, क्या 4 4 आर में है, हाँ बिल्कुल देखो 4 4 आर में है। तो ये जो रिलेशन है हम क्या बोलेंगे, दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलेंगे, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है भैया, तो ये जो है हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया बच्चों। अब अगला रिलेशन हम चेक करेंगे, कौन सा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन हम चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको बताया था कि हम सिमेट्रिक रिलेशन कैसे चेक करते हैं बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन। यार सिमेट्रिक रिलेशन के लिए संबंध कैसे होने चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अगर ए का संबंध बी के साथ में तो बी का ए के साथ में भी होना जरूरी है। अब जैसे यहां पर जरा देखने की कोशिश करो, अगर जैसे देखो 1 का अगर 2 के साथ में है तो 2 का 1 के साथ में भी होना जरूरी है। तो क्या 2 का 1 के साथ में है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है यहाँ कहीं पर भी। आप देख सकते हो कि यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सिंस यार 1 का 2 के साथ में रिलेशन आर में तो है, लेकिन बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू द आर। ठीक है, सो दैट दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब यार अगला मुद्दा आता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन का। ट्रांजिटिव रिलेशन को भी जल्दी से आप देख के बताओ फटाफट। तीसरा रिलेशन है बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन का, तो सभी मेरे बच्चे जरा ट्रांजिटिव रिलेशन को भी देख के बताओ। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या देखेंगे हम, अगर पति का रिश्ता पत्नी के साथ में, पत्नी का हो के साथ में, तो पति का हो के साथ में होना जरूरी है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, जरा यहाँ पर देखो 1 का रिलेशन 2 के साथ में है। ठीक है, और क्या 2 का रिलेशन 1 के साथ में नहीं है, तो कोई बात नहीं है। 1 का रिलेशन 2 के साथ में, तो 2 का 2 के साथ में, तो 1 का 2 के साथ में देखो यहाँ पर मौजूद है कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, 1 का रिश्ता 2 के साथ इस रिलेशन में है, एंड 2 का रिलेशन 2 के साथ में भी इस रिलेशन में है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 का रिलेशन 2 में है। ठीक है, तो ये कैसा रिलेशन हो गया सर, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो यार सिमिलरली आप ऐसे देख सकते हो आराम से, जैसे यहाँ पर देखो 1 का 1 के साथ में, 1 का 3 के साथ में, तो यहाँ से 1 का 3 के साथ में भी देखो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, क्लियर है सभी को, हाँ या ना, जल्दी से बता दो फटाफट। जैसे यहाँ पर देखो 3 का 3 के साथ में, 3 का 2 के साथ में, तो 3 का 2 के साथ में यहाँ पर मौजूद है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, ये रिलेशन हो गया बेसिकली रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो जल्दी से मुझे बता दो फटाफट कौन सा पार्ट आ गया, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो कौन सा पार्ट आ गया बच्चों, बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है, जल्दी से देख लो फटाफट। कोई भी डाउट है क्या इस सवाल में, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यार, अच्छी तरीके से क्लियर कट होना चाहिए। अगले सवाल पे आ जाते हैं, जरा इस सवाल को पढ़ो आप लोग। सवाल देखो लिखा गया है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट आर ऑफ ए रियल नंबर डिफाइंड आर इज इक्वल टू दिस वन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो रिलेशन दे रखा है ये ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर यार इसको चेक करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम रिलेशन आर को लिखते हैं। यार रिलेशन आर है क्या, वैसे रिलेशन आर है बच्चों ए बी, ए का रिलेशन बी के साथ में, और यहाँ पर दे रखा है कि ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी स्क्वायर।
ठीक है, ये हमारे सामने रिलेशन है। अब जरा सबसे पहला काम हम यहाँ पर सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम चेक करते हैं। किसको? रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने का मतलब बच्चों क्या है कि हमारा ए का ए के साथ में रिलेशन होना जरूरी है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये है क्या ए बिलोंग्स टू आर में है, हमें ये चेक करना है। तो अगर ए बिलोंग्स टू आर में है तो यहाँ पर हम ए की जगह पर ए पुट करेंगे और इसकी जगह पर हम ए स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, क्लियर? कहने का मतलब बच्चों ये है कि क्या ए स्क्वायर से हमेशा छोटा होता है? जल्दी से आप सोच के बताओ। सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके 1 सेकंड के लिए सोच के देखो कि क्या कोई भी नंबर हमेशा अपने स्क्वायर से छोटा होता है? जरा आप सोच के देखो इसको, क्या छोटा होता है? यहाँ पर एक छोटी सी टिप है। छोटी सी टिप ये है बच्चों कि सर ये हमेशा छोटा नहीं होता। अगर हमारा ए, आप ध्यान से सुनना, अगर हमारा ए 0 से लेके 1 के बीच में आ जाए, है ना, ये एक उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो a इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि 1/3 है। ठीक है, तो क्या 1/3 स्क्वायर से छोटा होगा? सोच के बताओ यार, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं होगा। ये 1/9 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। तो ये 1/3 क्या 1/9 से छोटा है? बिल्कुल भी छोटा नहीं है। तो कभी भी ऐसा बिल्कुल भी सत्य बात नहीं है कि हर एक नंबर अपने स्क्वायर से छोटा होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। तो सर ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है सभी को? तो यहां से हम क्या लिख लेंगे? हेंस दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ आया सभी को? हाँ या ना जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं यार सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ। अगला रिलेशन है बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब सभी लोग मुझे सोच के बताओ कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? जब तक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं तब तक आप सोच के बताओ कि क्या सर ये सिमेट्रिक रिलेशन है। चेक करते हैं कि यहां से रिलेशन मान लेते हैं कि यहां से जो रिलेशन है ए बी अगर आर में है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? ए स्क्वायर इज लेस देन बी हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा सर। अब अगर हम बी ए लिखते हैं, मतलब बी ए क्या आर में है, हमें ये देखना है। तो यहां से हम चेक करेंगे कि क्या बी स्क्वायर भी ए से छोटा होगा। ये क्या सही बात है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर एक नंबर से छोटा है तो उस नंबर का स्क्वायर भी छोटा होगा? क्या ये सही बात? आई थिंक आप लोग पकड़ पा रहे होगे कि ये तो बहुत ही गलत बात है। सीधा सीधा गलत दिख रहा होगा आपको, है कि नहीं? कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल आपको लेके बताता हूँ। जैसे ए की आप कोई सी भी वैल्यू ले लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू को आप कुछ भी ले लो यार, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कोई सा भी। ए की वैल्यू को आप ले लो √2। ठीक है, ए की वैल्यू को हम √2 ले लेते हैं और बी की वैल्यू को हम कुछ और ले लेते हैं, बी की वैल्यू को हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि √2 का स्क्वायर ये जो है ये छोटा है किससे? 3 से। ऑब्वियस सी बात है कि √2 का स्क्वायर 2 आएगा, ये छोटा आ जाएगा 3 से। लेकिन अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक होता तो बी स्क्वायर भी ए से छोटा होना चाहिए था। तो बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, ये भी छोटा होना चाहिए था किससे? √2 से। तो ये समझ सकते हो कि ये जो है ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकता। तो ये जो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? इसलिए दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को? हाँ या ना जल्दी से बता दो फटाफट। क्लियर है सभी को? दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहां पर हमें यह देखना है कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं, है ना? यहां से यार रिलेशन क्या है सर? रिलेशन है ए इज लेस देन बी स्क्वायर। यही है ना? यही है, एक बार को देख लेते हैं। नहीं, ए स्क्वायर इज लेस देन बी है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं सर? ए स्क्वायर इज लेस देन बी। ठीक है, अब अगर ये इसको हमें ट्रांजिटिव रिलेशन अगर देखना है, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे? यहां से एक रिलेशन लेते हैं ए का बी के साथ। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? अगर ए बी आर में है ना, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो यहां से क्या लिखेंगे सर? ए स्क्वायर हमारा बी से छोटा हो जाएगा, है ना? सिमिलरली अगर हम यहां से एक नंबर और ले ले, बी सी इज बिलोंग्स टू आर, तो यहां से हम क्या लिखेंगे सर? बी स्क्वायर इज लेस देन सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो क्या बच्चों यहां से ए स्क्वायर शुड बी लेस देन सी होना जरूरी है? जल्दी से आप सोच के बताओ। आई थिंक आप सोच पा रहे होगे कि ये एकदम ही गलत बात है कि मतलब अगर ए का रिलेशन बी के साथ में है तो ए स्क्वायर अगर बी से छोटा है और बी स्क्वायर अगर सी से छोटा है तो ए स्क्वायर भी सी से छोटा होना चाहिए। ये तो देखो एकदम ही गलत बात है। इसको आप चाहे जैसे कोई भी एग्जांपल लेके इस तरीके से आप कोई भी एक एग्जांपल लेके आराम से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे? हेंस दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है,
ये रिलेशन बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहां से जो हमारे को प्रूफ करना था आप यहां पर फाइनली लिख लेना, सो दैट वी कैन से, है ना, सो दैट वी कैन से दिस रिलेशन इज, है ना, दिस रिलेशन इज नॉट नीदर reflexive nor symmetric and nor transitive। सभी बच्चों को समझ आ गया कि नहीं? हाँ या ना जल्दी से बता दो फटाफट। नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है भैया, सभी को कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यार। अगर जरा सा भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? जल्दी से मुझे बता दो फटाफट। कोई भी दिक्कत है किसी भी बच्चे को जल्दी से बताओ फटाफट। कोई भी समस्या है किसी बच्चे को जल्दी से बता दो यार फटाफट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक, है ना, बिल्कुल भी। तो ये जो सवाल है इसको आप सभी लोग घर से ट्राई करना आराम से। ठीक है, एकदम पिछले सवाल के जैसा ही है, इसको आप सभी लोग घर से ट्राई करेंगे। कोई भी अगर दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। आगे बढ़ता है। अब अगला जो है बच्चों फंक्शन, हमारा रिलेशन में इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। बेसिकली रिलेशन आपके 3 टाइप के हैं, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और लास्ट वाला इक्विवेलेंस। बस आपको इतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी आगे आने वाले टाइम पे सेशन के एंड में अभी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो सभी बच्चे पूरा का पूरा सेशन आप जरूर देखिए, एंड तक जरूर देखिए। अब आगे आते हैं यार, फंक्शन की कहानी को पढ़ते हैं। सर एक्स एंड वाई बी 2 नॉन एम्प्टी सेट, देन अ फंक्शन विच एसोसिएटेड टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यूनिक एलिमेंट डिनोटेड बाय एफ(x) ऑफ वाई इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब यार यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सभी मेरे बच्चे जरा समझना। दिस इज अ बुकिश लैंग्वेज, बेसिकली हम ये ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ना फंक्शन की एकदम गहराई में लेके चलता हूं, उसके बाद आप जबरदस्त तरीके से समझने की कोशिश करना। ठीक है यार, सबसे पहले हम ना फंक्शन का बच्चों जो ग्राफिकल मीनिंग है ना यार, सबसे पहले जो फंक्शन का ग्राफिकल मीनिंग है सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग बाकी की चीज़ें अभी अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन का जो ग्राफिकल मीनिंग है फंक्शन का आप ये समझिए, उसके बाद आपको ग्राफ खुद ही समझ में आ जाने वाला है ग्राफिकली, है ना। ग्राफिकली फंक्शन हम किसे कहते हैं यार, इसके लिए आपको छोटी सी एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखो, अगर मान लो लेट्स से यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, बेसिकली यहां पर हम बच्चों करते क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग करते हैं। ग्राफिकली क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन टेस्टिंग किसे कहते हैं अभी आपको बताता हूं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, अच्छी तरीके से समझते चलो। देखो, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग हम बच्चों किसको कहते हैं कि अगर हम किसी भी ग्राफ में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और अगर ये ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर काटती है तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। मैंने क्या बोला आपको कि अगर कहीं किसी भी फंक्शन में, किसी भी कर्व में अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन का मतलब ये होता है कि ये लाइन शुड बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर ये इस ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पर काटती है तो हम क्या बोलेंगे, सर दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर आप सभी लोग लिख सकते हैं वर्टिकल लाइन टेस्टिंग में, लिखो इफ वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन इन द ग्राफ, है ना, अगर हम कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ में कट करते हैं, इफ इट कट्स मोर देन वन पॉइंट टू द ग्राफ इट विल नॉट बी अ फंक्शन। बात समझ में आई सभी को? हाँ या ना जल्दी से बता दो मुझे फटाफट। तो ये जो है फंक्शन नहीं होगा। सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है, ये नॉट अ फंक्शन। अच्छा, अब यहां पर जरा एक चीज समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये फंक्शन है क्यों नहीं। ये बच्चों फंक्शन इस वजह से नहीं है, आप जरा समझने की कोशिश करो कि यहां पर एक एक्स के लिए 2 वाई की वैल्यू जा रही है। यहां पर देखो, मान लो ये एक सर्कल है, यहां पर अगर आप एक एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो यहां पर बेसिकली 2 वाई की वैल्यू आ रही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास मान लो कि कोई अगर एक मैपिंग दे दिया जाए आपको, ठीक है, मान लो यहां पर एक मैपिंग ये है और एक मैपिंग ये है, लेट्स से यहां पर कुछ नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 और इधर भी कुछ ले लेते हैं ABCD, ठीक है, ABCDEF ऐसा कुछ करके। यहां पर कहने का मतलब ये है कि एक एक्स का 2 वाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हो तुम? मतलब एक एक्स का 2 वाई नहीं होना चाहिए। लेट से मान लो ये 2 है ना, तो ये 2 का
एक सेम एक्स का दो दो वाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक एक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही वाई की वैल्यू होनी चाहिए, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो दिस विल नॉट अ फंक्शन। सभी को समझ आ गया कि नहीं, बोलो फटाफट। ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है भैया। अगर कहीं पर भी एक एक्स की दो दो वाई की वैल्यूज दिखे तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं इस टाइप का, अभी आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। एकदम अच्छी तरीके से आप समझते चलो, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है भाई, जब तक शशांक सर हाजिर है तो। समझ में आया? यहां पर एक एग्जाम्पल आपको और लेता हूं बच्चों। लेट से एक यहां पर एलिप्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दिस इज अ एलिप्स, और यहां पर भी हम अगेन वर्टिकल लाइन टेस्टिंग करेंगे। दिस इज अ वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब यहां पर भी आप देख सकते हो कि सर यहां पर ये जो ग्राफ को ये क्या कर रहा है, एक से ज्यादा जगहों पर कट कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये जो है ये फंक्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है भैया, क्लियर। सिमिलरली एक एग्जांपल आपको और देता हूं, जैसे मान लो यहां पर एक पैराबोला बनाता है। ये क्या है सर? दिस वन इज द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे कि क्या सर ये फंक्शन है। अब बहुत आराम से आप समझ सकते हो कि वर्टिकल लाइन टेस्टिंग करेंगे। अब अगर ये ग्राफ को एक से ज़्यादा जगहों पर कट करेगा तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक एक्स का डबल वाई हो रहा है। मतलब कभी भी आप ना ये ग्राफ को अपने दिमाग में सेट कर लो कि कभी भी एक एक्स का डबल वाई नहीं हो सकता। अगर कभी भी एक एक्स पर डबल डबल वाई होने लग जाए तो आप इसको क्या बोलोगे सर? दिस इज नॉट अ फंक्शन। बात समझ में आए कि नहीं? बोलो जल्दी से फटाफट हाँ या ना। दिस इज नॉट अ फंक्शन। सभी बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है बच्चों? हाँ या ना, जल्दी से बताओ फटाफट, एकदम कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहां पर हम कुछ फंक्शन के एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से यहां पर एक ग्राफ मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं। किसका ग्राफ? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ, ठीक है। ये सॉरी, ये ग्राफ है बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब जरा यहां पर वर्टिकल लाइन हम टेस्टिंग करते हैं। यहां पर जब आप वर्टिकल लाइन की टेस्टिंग करोगे तो सर ये ग्राफ को कितनी जगहों पर काट रहा है? एक जगह पर काट रहा है। अब ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने बना रखा है, तो अगर मान लो मैं यहां पर मैपिंग बनाता हूं इसकी, ठीक है, यहां पर मैपिंग में बनाता हूं। अब जरा ध्यान से समझना आप एकदम गहराई तक। मान लो यहां पर x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3, है ना, इस तरीके से लेते हैं, -4। तो अगर हम 0 लेंगे तो यहां पर भी कुछ ऐसे ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो कुछ इस तरीके से ले लिया। अब यहां पर अगर हम मैपिंग बनाएंगे तो मैपिंग कैसे बनेगी सर? 0 की मैपिंग तो 0 के साथ में, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर है। 1 की मैपिंग 1 के साथ में, क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y बराबर 1 आ जाएगा। 2 की मैपिंग 4 के साथ में हो जाएगी। 3 की मैपिंग तो अब इसमें नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे आगे नहीं लिखा है कुछ भी ज़्यादा, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली -2 की भी 4 के साथ में हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। और सिमिलरली -3 का भी नहीं हो पाएगा, तो -4 का भी नहीं हो पाएगा। जितनों का पॉसिबल हुआ मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। बाकी इधर और लंबा चौड़ा लिखेंगे तो आराम से हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ से जो समझने वाली बात है, समझने वाली बात बच्चों ये है कि यहाँ पर 2x का सेम y हो सकता है। आप ये बात थोड़ा सा क्लोजली समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर 2x का सेम y हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्टिंग, अगर यहाँ पर भी मैं एक लाइन बनाऊँ जैसे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर 2x की सेम वैल्यू, जैसे -1 और +1 दोनों की सेम वैल्यू कितनी आएगी? ये +1 ही आएगी, ठीक है, क्लियर। तो कभी भी 2x पे सेम y आ सकता है, ये चीज़ अच्छी तरीके से क्लियर है। तो ये फंक्शन होगा, दिस इज अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन होगा। लेकिन कभी भी एक x पर डबल y नहीं हो सकता। अब कई सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर आखिरकार यहाँ पर 2x से 1y तो हो रहा है ना, तो ये फंक्शन हो गया। लेकिन कभी भी एक एक्स पर डबल वाई नहीं हो सकता। मतलब यहां पर कभी भी ना ये सिनारियो नहीं हो सकता। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। कभी भी ये सिनारियो नहीं हो सकता कि 3 का रिलेशन 6 के साथ में भी हो और 3 का रिलेशन 8 के साथ में भी हो, तब ये फंक्शन नहीं होगा। सभी को समझ आया? अगर ये रेड वाला रिलेशन होने लग गया तब ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है सभी को? आई होप यार आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से कि आखिरकार फंक्शन होता कब है, फंक्शन कब नहीं होता। अब यहां पर हम ना फंक्शन की डेफिनेशन पर आते हैं। अभी आपको और जबरदस्त तरीके से क्लियर होगा। अब एक बार आप इस फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ो। लिखा है कि एक्स और वाई कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट है। यहां पर एक्स और वाई कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। यहां पर 2 नॉन एम्प्टी सेट को हम बना देते हैं। ये लो एक्स, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। दिस वन इज द एक्स और वाई, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कोई स्मॉल एक्स है एसोसिएटेड टू द एक्स, तो यहां पर मान लो 1 2 3 4 5 ये क्या है? सारे के सारे स्मॉल एक्स हैं, ठीक, जो कि एसोसिएटेड है एक्स से।
क्लियर, डिनोटेड बाई एफ एक्स, और इसके बीच में जो रिलेशन है, इस रिलेशन का नाम है बच्चों एफ ऑफ एक्स। ठीक है, y इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एज रिटन एज एफ एक्स मैपिंग टू y। इस तरीके से हम उसको लिखते हैं, वेयर एफ एक्स इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स। एफ एक्स को हम क्या कहते हैं, इमेज ऑफ एक्स कह देते हैं। ठीक है, एंड एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ एफ एक्स। ये बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है कि एक्स को हम क्या कहते हैं, प्री इमेज ऑफ एफ एक्स कह देते हैं, एंड वाई इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ एफ। ठीक है, अभी मैं कोडोमेन और रेंज को भी आपको जबरदस्त तरीके से समझाता हूं, लेकिन आई होप आपको ये फंक्शन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि बच्चों फंक्शन हम किसको कहते हैं। फंक्शन बेसिकली एक टाइप का रिलेशन है। ठीक है, क्लियर। देखो, रिलेशन अपने आप में बहुत बड़ा यूनिवर्स है, लेकिन फंक्शन उसका एक छोटा सा हिस्सा है। आप समझ पा रहे हो, ये आगे वाला जो मैंने एग्जांपल लिया है जो कि फंक्शन नहीं था, क्या यहाँ पर रिलेशन है कि नहीं? बिल्कुल रिलेशन है। यहाँ पर देखो, दो का रिलेशन ए के साथ, दो का रिलेशन डी के साथ में है, लेकिन क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। जैसे मैंने आपको आगे वाला ये एग्जाम्पल दिए, क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है, लेकिन क्या रिलेशन है? हाँ, बिल्कुल रिलेशन है। क्लियर है सभी को? सिमिलरली यहाँ पर ये क्या है? दिस इज अ फंक्शन, और ये रिलेशन भी है। तो यहां से एक बहुत ही प्यारी सी लाइन निकल के आती है कि सारे के सारे फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। एकदम अच्छी तरीके से समझ आया कि नहीं? जल्दी से बताओ फटाफट, हाँ या ना कमेंट सेक्शन में। मजा आया कि नहीं? तो यहां पर ये नोट बना के आप लिख लेना इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, यहां पर एक प्यारा सा आप नोट लिखना, और नोट के आगे लिखना कि ऑल फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, all functions can be, all functions are a relation। सारे के सारे फंक्शन एक रिलेशन है ना, बट all relations are not a function। सभी बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? बताओ। ठीक है भैया, सभी बच्चों को समझ आ गया कि सारे के सारे फंक्शन रिलेशन तो हैं, लेकिन सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। और मैंने इसका एग्जांपल आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको पीछे समझा दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बाबू भैया, जल्दी से बताइए फटाफट, हाँ या ना? एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना सभी बच्चों को? यार ये पीडीएफ आप सभी बच्चे जरूर डाउनलोड कर लेना कहीं से भी, है ना? इसको जरूर डाउनलोड कर लेना यार। अब यहाँ पर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम सीखने की कोशिश करते हैं, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी। अब यहाँ पर मैं एक मैपिंग बना रहा हूँ आपके सामने, सभी मेरे बच्चे जरा मैपिंग को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। ठीक है, मतलब बस तुम्हें मजा आ जाएगा। अभी देखो, तुम आज के बाद ना जिंदगी में तुम्हें यहाँ पर कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब मैं सच में कह रहा हूँ बेटा, कंसेप्चुअली ना तुम्हें रामबाण बना दूंगा मैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मान लो एक ये लिख रहा हूँ, और यहाँ पर ABCDEFGH कुछ इस तरीके से लिख दिया मैंने, और इनके बीच में एक रिलेशन बना दे रहा हूँ जो कि F का रिश्ता है। इनके बीच में एक रिलेशन बना दिया जो कि F है, और इसको सेट का नाम दे देते हैं, दिस वन इज द X, दिस वन इज द Y। ठीक है भैया, क्लियर? अब जरा यहां पर आप समझने की कोशिश करना बच्चों, एक एक टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्स के सारे एलिमेंट हैं, इनको हम भैया कहते हैं डोमेन। इनको क्या कहते हैं सर? डोमेन। तो डोमेन हम किसको कहते हैं? डोमेन हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द एक्स। डोमेन हम किसे कहते हैं? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द एक्स डिफाइंड, इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम जरा आ जाते हैं, इधर जो सेट वाई लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? कोडोमेन। इसको हम क्या कहते हैं? कोडोमेन। किसको कोडोमेन कहते हैं? ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको हम कह देते हैं कोडोमेन। ठीक है, मतलब ABCDEFGH ये जितना जो कुछ भी लिखा है ये सब कुछ क्या है सर? कोडोमेन। बात बराबर है सभी को? एकदम सर बराबर है। अब यहां पर बच्चों एक टर्म आता है रेंज। अब मैं आपको यहां पर एक चीज समझाता हूं। जैसे यहां पर सबसे पहले तो हम लिखते हैं रेंज, है ना? जनरली बच्चे इन तीनों टर्मिनोलॉजी में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। आज के बाद तुम्हारा कंफ्यूजन जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। बस एकदम आराम से आप सुनते चलो, मजा आ जाएगा। सच में कह रहा हूं बेटा आपको, बस आप ना सुनते चलो एक बार ध्यान से। यहां पर जैसे मान लो मैं 1 का रिलेशन B के साथ, 2 का रिलेशन A के साथ, 3 का E के साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, इसको मिला दे रहा हूं। लेट्स से यहां पर मैंने एक रिलेशन बना दिया, यहां पर मैंने एक मैपिंग को बना दिया। अब एकदम अच्छी तरीके से समझना, रेंज और कोडोमेन में अंतर क्या है? रेंज हम उसको कहते हैं जितने सारे नंबर कोडोमेन के एसोसिएटेड होता है किससे? डोमेन से। मतलब एकदम तुम लेमन लैंग्वेज में समझो कि मान लो इधर इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं भैया, इधर के साथ में जितने नंबर का रिश्ता इधर वाले नंबर्स के साथ में है वो सारे के सारे हम क्या बोलेंगे सर? रेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं यहां पर रेंज लिखना चाहूं, है ना, रेंज ऑफ दिस फंक्शन अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? A B C, यहां पर देखो D खाली है तो यहां से E,
एफ जी। समझ आया? ये क्या हो गया? ई एफ जी। ये सारा का सारा क्या हो गया? रेंज हो गया। अब मान लो कोई बोले कि सर आप कोडोमेन बताओ, तो यहां से अगर मुझे कोडोमेन बताना होता, कोडोमेन का सेट हम क्या लिखेंगे? कोडोमेन का सेट हम पूरा का पूरा लिखेंगे, जितना भी है ए बी सी डी ई एफ जी एच। सभी को समझ आया कि नहीं? हाँ या ना बोलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। अगर मुझे यहाँ पर डोमेन लिखना होता तो हम डोमेन को कैसे लिखते हैं भैया? डोमेन को सर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। एकदम अच्छी तरीके से सभी को समझ आ गया। अच्छा, अब यहां से एक चीज मुझे सोच के बताओ जल्दी से सभी मेरे बच्चे, कि यार कोडोमेन तो ये पूरे के पूरे सेट को कहता है, और रेंज क्या होता है? रेंज ये कोडोमेन के अंदर का कोई ना कोई नंबर होगा। मतलब बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि रेंज जो है कोडोमेन के अंदर ही कुछ ना कुछ होगा। तो यहां से एक चीज निकल के आती है कि जो रेंज होता है ना, ये कोडोमेन का एक सबसेट होता है। क्या होता है? रेंज जो होता है ये कोडोमेन का एक सबसेट होता है। अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अच्छी तरीके से सभी को क्रिस्टल क्लियर है? हाँ या ना बोलो जल्दी फटाफट। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? देख लो एक बार फटाफट। डोमेन किसको बोलते हैं? इस वाले सेट के सारे नंबर्स को हम डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन कहते हैं। और रेंज किसको कहते हैं? वो सारे के सारे नंबर जो x के साथ में एसोसिएटेड है। हम ऐसा भी कह सकते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि वो सारे के सारे नंबर y के जिनका प्री इमेज एग्जिस्ट करता है। प्री इमेज का मतलब कि ये किसी ना किसी के इमेज है, तो इनकी छत्र छाया इधर मौजूद होनी चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है ना? जल्दी से बता दो मुझे फटाफट, हाँ या ना। आई थिंक ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको अच्छी तरीके से एकदम क्लियर होगी। यार आप इस नोट्स को ना जरूर रख लेना बेटा कहीं ना कहीं पे। अब आ जाओ जल्दी से डोमेन ऑफ अ फंक्शन देखते हैं बच्चों। अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बता दिया है कि सर डोमेन किसे कहते हैं। डोमेन होती है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द एक्स। समझ आया? एक्स डिफाइंड, यहां पर आप डिफाइंड जरूर लिखना। जैसे कुछ यहाँ पर डोमेन आपको पता होने चाहिए। आपको लिखाता हूँ सबसे पहले। साइन एक्स का डोमेन कितना होता है? साइन एक्स का डोमेन एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर यार इसको ना एक टेबल बना के आप लिख लो कहीं पर भी, है ना। सबसे पहले डोमेन ये हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को? जैसे मान लो अगर हमें कहीं पर भी साइन एक्स का डोमेन लिखना हो तो क्या लिखोगे? एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। मान लो कॉस एक्स का, तो एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। मान लो tan एक्स का लिखना हुआ तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बस सिर्फ और सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकते, तो इसमें से 2n + 1 π/2 आप घटा दो। समझ आया सभी को? जैसे मान लो अगर कहीं पर भी 1/x लिखा हुआ है तो 1/x में x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता, तो इसमें से क्या करो? 0 घटा दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। जैसे मान लो कहीं पर भी mod x लिखा हुआ है तो mod x का डोमेन कितना हो जाएगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बस, तो ये सारे के सारे डोमेन है। जैसे मान लो अगर कहीं पर भी log x लिखा हुआ है तो log x में x का डोमेन क्या होगा? x पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो डोमेन बेसिकली क्या है कि वो सारी की सारी x की वैल्यूज का सेट जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड हो। समझ आया? मतलब x की वो सारी की सारी वैल्यूज का सेट जहां पर ये फंक्शन हमारे डिफाइंड हो। एकदम क्रिस्टल क्लियर है सभी को? आई थिंक क्लियर ही होगा। अब आ जाते हैं रेंज के ऊपर। रेंज की कहानी को समझते हैं जबरदस्त तरीके से। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को? कोई भी डाउट जरा सा भी नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं रेंज के ऊपर। रेंज हम किसे कहते हैं? जैसे मान लो हमारे पास कहीं पर कोई भी एक फंक्शन है। एक आपको ग्राफ बना के समझाता हूं, जरा समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मैं यहां पर ना एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं y = x² का। दिस इज अ ग्राफ ऑफ y = x²। ठीक, सबसे पहले तो डोमेन हम किसको कहते हैं? डोमेन हम इसको कहते हैं जहां जहां पर फंक्शन हमारा डिफाइंड है। तो भैया इसका डोमेन क्या होगा? आराम से आप समझ सकते हो कि इसमें तो हम x की सर कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। -∞ से +∞ तक की कोई सी भी वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, ये तो हर जगह डिफाइंड होगा। तो हम यहाँ पर क्या पुट, डोमेन क्या हो जाएगा? यहाँ से जल्दी से बताओ, यहाँ से डोमेन हमारा क्या हो जाएगा सर? यहाँ से डोमेन हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो डोमेन क्या हो गया सर? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पर बच्चों बात आती है रेंज की। सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करना। देखो, रेंज मतलब क्या होता है? रेंज मतलब होता है औकात। क्या? रेंज मतलब औकात, है ना। औकात का मतलब ये है कि जैसे मान लो तुम हो, ठीक है तुम्हारे अंदर, तुमने दिन भर में खूब सारा खाना खाया। औकात का मतलब ये है कि तुम काम कितना करोगे। मतलब खाना तो तुमने सारा खा लिया, लेकिन तुम काम कितनी देर करोगे? मतलब पढ़ाई कितनी देर कर पाओगे? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। तो बेसिकली हम ये ऐसा भी कह सकते हैं कि डोमेन इज द इनपुट एंड रेंज इज द आउटपुट।
समझ पा रहे हो कि नहीं बात को? जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो आपके मम्मी पापा आपके ऊपर खूब पढ़ाई कर रहे हैं, खूब सारे पैसे आपके ऊपर लगा रहे हैं, इसका रेंज क्या है? मतलब रेंज होने का मतलब ये है कि तुम ज़िंदगी में कितना कमाओगे, समझ में आया? जैसे मान लो कोई कंपनी है, तुमने उसमें ढेर सारे पैसे लगाए जा रहे हो, उसकी रेंज क्या है कि वो आखिरकार एक दिन में कितना गुड्स प्रोड्यूस करेगी, एक दिन में कितना माल प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? जैसे मान लो तुमने 1 किलो आलू लेके आए तो कितनी सब्जी बन जाएगी, रेंज ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी क्या बनेगी या कम से कम सब्जी कितनी बनेगी। तो रेंज का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ में कोई इनपुट डाल रहे हैं तो उसका आउटपुट कितना ज़्यादा आ रहा है, मतलब क्या क्या आ रहा है या कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। अब जैसे मान लो अगर मैं इस एक्स को इनपुट दूँ, मतलब अगर एक्स जो है -∞ से लेकर +∞ तक है, तो अब जरा समझने की कोशिश करना, मतलब इधर की सारी वैल्यूज के लिए ये हमारा देखो एक्स पॉजिटिव है कि नहीं, मतलब हर एक जगह पर हमारा एक्स पॉजिटिव है कि नहीं, हर एक जगह पर एक्स पॉजिटिव है। तो अगर हमें इसका रेंज लिखना हो तो हम यहाँ से रेंज क्या लिखेंगे, यहाँ से हम इसका रेंज लिखेंगे बच्चों कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इनफाइनाइट। क्या लिखेंगे? 0 से लेके इनफाइनाइट लिखेंगे कि नहीं? ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर 0 पर क्लोज्ड ब्रैकेट है और इनफाइनाइट पर हमेशा ही ओपन ब्रैकेट होता है। सभी बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है? हाँ या ना बताओ। तो यार y = x² में आप x की कोई सी भी वैल्यू डालो, ये हमेशा 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में ही रहने वाला है। सभी बच्चों को समझ आया कि नहीं? जल्दी से बताओ फटाफट। रेंज का मतलब, यार रेंज का सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन में अगर हम x की सारी वैल्यूज को डाल रहे हैं तो आखिरकार y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। जैसे y = x² में x को हम -∞ से लेके +∞ के बीच में डाल रहे हैं, लेकिन जो हमारा y है वो 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में वेरी कर रहा है। तो आई थिंक अब आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर मैं रेंज की डेफिनेशन को लिखूं, है ना, तो यहां से लिख सकते हैं सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, है ना, ऑन द डिफाइंड x, ऑन द डिफाइंड x, है ना। मतलब जितनी एक डोमेन के अंदर जो भी किसी भी फंक्शन का डोमेन है उसमें y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज कहते हैं। एकदम अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है सभी को? हाँ या ना? जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको और बताता हूँ, y = x² - 2, ठीक है। तो अगर तुम इसका रेंज अगर तुम्हारे को निकालना है तो बेसिकली करोगे क्या, आपको ग्राफिकली समझाता हूँ और एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। यार x² - 2 का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। कैसे? आप y पर अगर आपको वैल्यू निकालनी है, ऑब्वियस सी बात है कि x² - 2 पैराबोला होगा, x की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ पर कहीं पर आएगा 0, -2, ठीक है। अब आपसे बोला जाए कि आप इसका रेंज बताओ, सबसे पहले तो आप डोमेन बताओगे। सबसे पहले हम इसका डोमेन बताएंगे। इसका डोमेन क्या होगा सर? जल्दी से सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जल्दी से फटाफट अभी के अभी लिख के बताओ कि डोमेन कितना होगा। सारे के सारे यार एक एक बच्चा बताएगा, जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि जो भी मेरे बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो आखिरकार आप कितना ग्रैब कर पा रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखो। आई थिंक आप पकड़ पा रहे होगे कि सर हम इसमें -∞ से लेकर +∞ के बीच में कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो यहां पर जो डोमेन है बच्चों क्या हो जाएगा सर? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और x बिलोंग्स टू रियल नंबर को लिखने का यार तरीका ये भी होता है कि x बिलोंग्स टू -∞ से लेके +∞। ध्यान हमेशा ये रखना कि कभी भी -∞ और +∞ लिख रहे हो तो आपका जो ये ब्रैकेट है ये हमेशा ओपन ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मुद्दे की बात आती है सर रेंज की, ठीक है। आखिरकार इस फंक्शन का रेंज कितना होगा? जल्दी से सारे के सारे रेंज सोच के बताओ। रेंज अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ओवर द सारा का सारा इनपुट, मतलब सारी की सारी x की वैल्यू डालने के बाद ये जो फंक्शन है y = x² - 2 ये कहां से कहां तक वेरी करेगा। आई थिंक आप पकड़ पा रहे होगे कि सर अगर हम -∞ से लेके +∞ की कोई भी वैल्यू अगर हम डालेंगे तो ये फंक्शन -2 से लेके इनफाइनाइट के बीच में वेरी कर रहा है कि नहीं? हाँ या ना? तो यहां से अगर मुझे रेंज लिखना होगा इसका तो हम रेंज में क्या लिखूंगा बच्चों? -2 से लेके इनफाइनाइट लिखूंगा, ठीक है। -2 पर क्लोज्ड लगा देते हैं, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर है सभी को? तो इसका रेंज कहां से कहां तक हो जाएगा? -2 से लेके इनफाइनाइट हो जाएगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर है भैया? सभी बच्चों को जल्दी से मुझे बताओ फटाफट। हाँ या ना? बिल्कुल सर, आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। एक आधा दो एग्जाम्पल और लेते हैं, अभी आपको और अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, और एकदम अच्छी तरीके से तुम्हारे को फील भी आ जाएगा। यहाँ पर एक ग्राफ छाप लेते हैं y = mod x का, ठीक है। यहाँ पर y = mod x का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ कैसा होगा? y = mod x का इसका ग्राफ सर इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। y = mod x है ये, ठीक। अब सबसे पहला तो सर इसका रेंज क्या होगा और सॉरी डोमेन क्या होगा?
सभी मेरे बच्चे जरा पॉज करके आप इसका डोमेन बताओ कि डोमेन क्या होगा। यार आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि सर इसका डोमेन माइनस इन्फानाइट से लेके प्लस इन्फानाइट तक की कोई सी भी अगर हम वैल्यू डालेंगे तो ये हर जगह पर डिफाइंड है कि नहीं? बिल्कुल सर है। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा सर? x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। अब यहां पर सर मुद्दे की बात आती है रेंज की, यहां पर मुद्दे की बात आती है किसकी? रेंज की। अब जल्दी से यार मुझे रेंज बताओ क्या होगा, फटाफट सारे के सारे। रेंज क्या होगा सर? अगर हम इसमें माइनस इन्फानाइट से लेके प्लस इन्फानाइट तक की कोई सी भी वैल्यू डालेंगे तो यार ये ऑब्वियस सी बात है कि सर एक ये y इज इक्वल टू 0 से, है ना, ये क्या है? दिस वन इज अ 0 0। तो यार y बराबर 0 से लेके ये प्लस इन्फानाइट तक वेरी करेगा। तो सर यहाँ से जो इसका रेंज है ये कितना हो जाएगा? 0 से लेके इन्फानाइट तक हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके इन्फानाइट हो जाएगा। आई थिंक यार सभी बच्चों को अच्छी तरीके से रेंज और डोमेन की अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ गई होगी अब, है ना। अब मैं यहाँ पर आपको एक टेबल बनवाता हूँ, सभी मेरे बच्चे ज़रा अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना इस टेबल को, है ना। और ये टेबल अगर तुम सीख गए ना बाबू, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, सच में बता रहा हूँ। यहाँ पर ऊपर लिखो रेंज एंड डोमेन। देखो ये टेबल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली कह रहा हूँ। बस तुम्हारे को इतना आ गया ना, काम हो जाएगा तुम्हारा। इसको ऐसे लिखो क्या कहते हैं? डोमेन एंड रेंज ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस, है ना। अब यार जरा ना इसको समझने की कोशिश करना आप सभी लोग, सारे के सारे एक एक फंक्शन को मैं आपको समझाऊंगा और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको सब समझ भी आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कॉलम बनाओ आप, ठीक है। यहाँ पर 3 कॉलम बनाओ और यहाँ पर हम बनाएंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे सर फंक्शन, ठीक है। एकदम अच्छी तरीके से समझना, आज के बाद मैं सच में कह रहा हूँ बच्चों, आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। यहाँ पर लिखो डोमेन और यहाँ पर लिखेंगे भैया रेंज, ठीक है, दिस वन। अब एक एक फंक्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला फंक्शन ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन ले लेते हैं साइन एक्स, ठीक है। एक एक फंक्शन को समझो। अगर हम यहाँ पर साइन एक्स लेते हैं तो एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा? जल्दी से बताओ। साइन एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें हम एक्स की कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हैं। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा सर? -1 से लेके 1 तक आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक। अगला आ जाओ कॉस एक्स का एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका रेंज, इसका भी -1 से लेके 1 तक, ठीक है बाबू। क्लियर? साइन और कॉस का रेंज और डोमेन देख रहे हो, बराबर ही है। आगे आ जाते हैं tan x का x बताओ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन इनमें से जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है इसको घटा दो, ठीक है। और इसका जो रेंज होगा क्या होगा? रेंज क्या होगा? जल्दी से बताओ। रियल नंबर हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि tan x नीचे से लेके ऊपर तक कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो tan x हमारे पास ये हो गया। अगला यहाँ पर देखो cot x। भैया cot x का रेंज बताओ, और सॉरी डोमेन, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बस इसमें पाई वाले मल्टीपल हम घटा देंगे, तो यहाँ से n पाई आप घटा दो। यहाँ पर n ऑब्वियस सी बात है कि इंटीजर होगा और यहाँ पर भी n इंटीजर होगा। और इसका रेंज कितना होता है सर? रियल नंबर होता है, ठीक है भैया। क्लियर है सभी को? हाँ या ना? जल्दी से बताओ फटाफट, ठीक। अब यहाँ पर अगला लेते हैं बच्चों sec x। अगला लेते हैं sec x का डोमेन बताओ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस। यार sec x cos x का उल्टा होता है, तो जहां जहां पर cos 0 वहां पर sec अनडिफाइन। cos 0 कहां पर होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, तो इसमें से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आप घटा दोगे, ठीक है। तो यहां से n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसका रेंज बताओ, रेंज कहां से कहां तक? अब अगर cos x का रेंज -1 से 1 के बीच में है और sec cos का उल्टा है, sec x बराबर क्या होता है? 1/cos x। तो ये जो sec x है, मतलब सिनारियो ऐसा है कि जहां पर कॉस रहेगा वहां पर हम नहीं रहेंगे। कहता है ना कि 2 भाइयों के बीच में अगर झगड़ा हो गया तो जहां पर अगला घर बनाएगा वहां पर अगला नहीं बनाएगा। तो cos x का रेंज अगर -1 से 1 तक है तो जो sec x का रेंज है वो कहां से कहां तक होगा? देखो ये -1 से 1 के बीच में, तो ये कहां से कहां तक होगा? -1 से लेके -1 के बीच में, यूनियन 1 से लेके इन्फानाइट के बीच में। सभी लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है। अगर ये -1 से 1 के बीच में है तो ये उस बीच में नहीं रहेगा, बाकी हर जगह पर रहेगा। अगला ले लेते हैं यार cosec x। अगला cosec x लिखो। cosec x कहाँ से कहाँ तक? x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस n पाई, है ना, माइनस का n पाई। और यहाँ पर n क्या है सर? इंटीजर है। क्यों? क्योंकि यार जहाँ जहाँ पर साइन x हमारा 0 होता है वहाँ पर cosec क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। इसका रेंज क्या होगा? वही सेम, जहाँ जहाँ पर साइन नहीं होगा वहाँ पर ये होगा -1 यूनियन
1 से लेके इन्फिनाइट। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को? जल्दी से बताओ। तो ये तो हो गई यार पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात, जिसमें मैंने आपको रेंज और डोमेन ज़बरदस्त तरीके से एकदम अच्छी तरीके से समझा दिया है। आई होप आपको ज़बरदस्त तरीके से क्लियरिटी आ गई होगी। ठीक है, तो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए, आई होप। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है सभी को? जल्दी से बता दो फटाफट, हाँ या ना। अगर किसी भी बच्चे को और कुछ फंक्शंस लिखने हो तो मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको मिटा लो सबसे पहले, तो ये नीचे वाले फंक्शंस को ना हम मिटा लेते हैं। कुछ टेबल आप और बना लो, डोंट वरी। ये जो मैंने पीछे आपको बताया है ये यहाँ पर सेव्ड है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहना। जब आप पीपीटी एनोटेशन डाउनलोड करोगे तो आपको ये मिल रहा होगा, तो एकदम बेफिक्र रहो। अगला फंक्शन ले लेते हैं बच्चों, e टू द पावर x। e टू द पावर x का जो डोमेन होता है सर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। रेंज क्या होता है? रेंज होता है y हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0 से लेके इन्फिनाइट। बात समझ आया? मतलब रेंज हमेशा 0 से लेके इन्फिनाइट होगा। अगर तुम्हें इसको ग्राफ देखना है e टू द पावर x का, तो वो इस तरीके से होता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अगर मान लो 1/x है तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। और इसका 1/x का जो रेंज है, रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? रेंज इसका होगा माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक। क्लियर? बताओ जल्दी से फटाफट, माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक। अच्छा, अगर मान लो कहीं पर √x लिखा हुआ है तो √x का x हमेशा क्या होना चाहिए सर? पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ये कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेके इन्फिनाइट के बीच में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? 0 से लेके इन्फिनाइट के बीच में हो जाएगा। किसका? √x का। तो यार इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। जैसे मान लो mod x ले लेते हैं, तो mod x में x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 0 से लेके इन्फिनाइट के बीच में हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को? जैसे मान लो पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ax² + bx + c। ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल है, और अगर हमें इसका रेंज बताना है तो जरा ध्यान से समझना यार। इसका डोमेन तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। किसी भी पॉलिनोमियल का जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, लेकिन इसके रेंज में एक लोचा है। इसके रेंज में जरा समझने की कोशिश करना कि अगर a पॉजिटिव है तो इसका जो रेंज होगा, ये बेसिकली अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा। इसका जो रेंज होगा बच्चों, ये -d/4a से लेके इनफाइनाइट के बीच में होगा। अगर यहाँ पर a नेगेटिव होगा तो बेसिकली ये कहाँ से कहाँ तक होगा? ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, तो यहाँ पर ये माइनस इनफाइनाइट से लेके -d/4a होता है। तो अगर किसी भी बच्चे को क्यूरियोसिटी है, थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ाना है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखना, नीचे वाला फंक्शन। ठीक है, ax² + bx + c का जो रेंज है वो। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को? जल्दी से बता दो फटाफट, हाँ या ना। यार अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। जल्दी से सभी मेरे बच्चे इस सवाल को पढ़िए फटाफट। f natural number to real number be a function defined as f(x) is equal to this one, find the range and domain of this function। अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया कि भैया यहाँ पर f(x) is equal to क्या लिखा है? f(x) is equal to लिखा है बच्चों 4x² + 12x + 15 लिखा है ना। ठीक है, और हमें बताना क्या है सर? हमें बताना है, हमें क्या बताना है? हमें बताना है इसका रेंज और डोमेन। तो यार सबसे पहले तो आप इसका डोमेन बताओ। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर सिंस f(x) इज अ पॉलिनोमियल, है ना। f(x) क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसका जो डोमेन है ये क्या हो गया भैया? x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। अब इसके रेंज की बात करते हैं। इसका रेंज कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। इसका रेंज अभी मैंने आपको देखो पीछे लिखा रखा है कि अगर आपका a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? -d/4a से लेके इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो अगर हमें इसका रेंज लिखना है तो कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? सिंस यहाँ से लिखो a = 4 जो कि पॉजिटिव है ना, सो दैट रेंज विल बी कहाँ से कहाँ तक? -d/4a से लेके इनफाइनाइट तक। और भैया d बराबर क्या है? b² - 4ac है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। b कितना है? 12, तो 12² 144 -4, a कितना है? 4 × 15। ठीक है, तो इसको यहाँ से निकाल लेना जितना भी आए। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 144 -60 240, है ना, यही आ रहा है, देख लो एक बार फटाफट। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जल्दी से बता दो फटाफट, कितनी आएगी बच्चों? हाँ या ना? आई थिंक 96 आना चाहिए, है ना। कितना आ जाएगा d की वैल्यू? 96। d की वैल्यू 96 आ रहा होगा शायद, है ना, क्योंकि 144 में 96 जोड़ेंगे तो 240 आ जाएगा।
यही होगा ना 96 इसमें जोड़ के देखो, यही आ रहा है क्या? 6 4 10, 9 4 13, 1 14, 1 1 2, ठीक है 96 आ जाएगा। किसकी वैल्यू? डी की वैल्यू। तो यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये कितना आ गया? ये डी की वैल्यू 96 माइनस डी, है ना, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो -96 अपॉन, यहाँ से जरा ध्यान से देखना, दिस इज अ -96 है बेटा, ये है ना -96, तो ये माइनस डी बाई 4 है, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन 4, और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 4, यहाँ से लेके इन्फिनाइट, तो ये 16 और ये हो गया 6, तो ये बेसिकली कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? 6 से लेके इन्फिनाइट आ जाएगा। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गया बच्चों? 6 से लेके इन्फिनाइट। आई थिंक यार सभी लोगों को अच्छी तरीके से ज़बरदस्त क्लियर होगा। आई होप आप सभी बच्चों को, अच्छा सवाल है, मज़ेदार सवाल है, सीबीएसई में आया हुआ सवाल है, होपफुली आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर होगा। यार अब यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों, टाइप ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। सभी मेरे बच्चे ध्यान से एकदम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। टाइप ऑफ फंक्शन है ना यार, टाइप ऑफ फंक्शन जो आपके सिलेबस में है बच्चों, काफ़ी कम फंक्शन है, अभी काफ़ी सारा सिलेबस आपके सिलेबस से डिलीट भी कर दिया गया है ना। तो जल्दी से आ जाओ फटाफट सभी मेरे बच्चे। टाइप ऑफ फंक्शन हमारे सिलेबस में बच्चों मेनली तो देखो 4 टाइप के फंक्शन है। एक तो है 1 1, दूसरा मैनी 1, तीसरा ऑन टू, चौथा इन टू यही 4 टाइप के फंक्शन है हमारे सिलेबस में। अब इसमें से जो 1 1 फंक्शन है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ग्राफिकली, उसके बाद आप इसको बड़े आराम से आप पकड़ जाओगे, डोंट वरी, है ना। एनालिटिकली समझना तो बहुत आसान है, लेकिन आप ना ग्राफिकली सबसे पहले समझो। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 1 1 फंक्शन का क्या होता है बच्चों? इसमें हम करते हैं हॉरिजॉन्टल टेस्टिंग। क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर सभी लोग लिखना हॉरिजॉन्टल टेस्टिंग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टेस्टिंग हम किसे कहते हैं? आपको एक बार को समझाऊंगा, जिंदगी भर तुम याद रखोगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। आज के बाद तुम 1 1 फंक्शन बता रहे होगे, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से समझना। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास किसी भी फंक्शन का कोई भी ग्राफ है, ठीक है, और अगर हम इसमें कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करें, इस ग्राफ में कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रॉ करें और ये ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट करती है, तो हम ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज अ 1 1 फंक्शन। क्या बोलेंगे? 1 1 फंक्शन। ठीक है भैया, क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल टेस्टिंग क्या कहती है कि अगर हम किसी भी ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस अगर हम ड्रॉ करते हैं और अगर ये इस ग्राफ को सिर्फ एक जगह पर काटती है, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर। अच्छा, अब मान लो एक एग्जांपल आपको और देता हूं। जैसे मान लो दिस इज यहाँ पर एक ग्राफ और बनाते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, जो अभी तक हम बनाते आ रहे थे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 1 1 फंक्शन है? सभी मेरे बच्चे जल्दी से फटाफट बता दो, जब तक मैं पीछे घूम रहा हूँ। क्या ये 1 1 फंक्शन है? आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि सर अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टेस्टिंग करेंगे तो ये ग्राफ को दो जगह पर काटेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर? दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, नॉट अ 1 1 फंक्शन। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को? कहाँ पर? जब हमारा x बिलोंग्स टू रियल नंबर में है, और यहाँ पर भी कब? जब हमारा x बिलोंग्स टू रियल नंबर में है। सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? 1 1 फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कहने का ये होता है कि हर एक x पर एक यूनिक x होना चाहिए। एकदम तुम ध्यान से समझना आप कि 1 1 फंक्शन हम उस फंक्शन को कहते हैं जहां पर हर एक x का अपना एक यूनिक y होना चाहिए। मतलब हर एक x पर अपना एक यूनिक y होना चाहिए। मतलब कहीं पर भी कोई भी डबल y नहीं होना चाहिए किसी भी एक x का। तुम देख रहे हो क्या हो रहा है? जल्दी से देखो फटाफट। और लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर दिक्कत की बात यह है कि 2x पर सेम y हो रहे हैं। कहां पर? यहां पर क्या हो रहा है? मान लो कि ये -1 है, ठीक है, और ये सॉरी ये +1 है और ये -1 है। अब y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये, है ना। किसका? y बराबर एक्स स्क्वायर का। अच्छा, ये वाला ग्राफ अगर जिसको नहीं मालूम है तो ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें तुम अगर +1 पुट करोगे तो भी इसकी वैल्यू 1, -1 पुट करोगे तो भी इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ऐसे केसेज में दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। मतलब अगर किसी भी 2x पर सेम y आ जाए तो ये 1 1 नहीं है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हर एक x पर सिर्फ और सिर्फ एक y होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब में देखो, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1, 2 पुट करोगे तो 8, 3 पुट करोगे तो 27, इस तरीके से आने लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक x की अपनी एक यूनिक y होनी चाहिए। हर एक x पर अपना एक यूनिक प्री इमेज होना जरूरी, यूनिक इमेज होना जरूरी है। अब आप इस डेफिनेशन को पढ़ो सभी मेरे बच्चे। देखो डेफिनेशन ये क्या कहती है। सबसे पहले आप ना इसको समझना, मैपिंग के थ्रू आप समझो।
जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर एक सेट x और यहाँ पर y 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पर कोई ले लेते हैं a b c d e f, ठीक। अब यहाँ पर मैपिंग बनाते हैं, हर एक का एक, मतलब हर एक x का एक y होना चाहिए। मतलब अगर इसका 2 है तो अगर इसका b है तो 3 का a होना चाहिए, ठीक है। 4 का अगर ये है, मतलब सबका एक का एक के साथ में होना चाहिए, है ना। ठीक है भैया, क्लियर है। तो 2 का कौन बचा, 2 का बचा f, ठीक है, सबका हो गया। तो सबका देखो अलग अलग रिलेशन है ना। 1 का रिलेशन b के साथ में, 2 का इसके साथ में, f के साथ में, 3 का a के साथ में, 4 का e के साथ में। तो हर एक x का अपना एक एक अलग अलग y के साथ में रिलेशन है। तो दिस इज अ 1-1 फंक्शन। आप क्या बोलोगे, दिस इज अ 1-1 फंक्शन। ठीक है भैया, क्लियर है, जल्दी से बताओ फटाफट। दिस इज अ 1-1 फंक्शन। आई थिंक आप सभी बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, क्लियर है। अब यार इसको निकालने का जो तरीका है ना बच्चों, वो एनालिटिकल मेथड है। मैं आपको बताता हूँ इसको निकालने का तरीका, एनालिटिकल मेथड। सभी मेरे बच्चे एक बार को तुम अच्छी तरीके से समझ जाओगे ना एनालिटिकल मेथड, आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। करते क्या है एनालिटिकल मेथड में, इसका रूल अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। इसका रूल ये है कि सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। क्या करते हैं, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल भी लेते चलता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक। सबसे पहला काम क्या करेंगे, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब कर देंगे। मतलब f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 कर देंगे। तो यहाँ पर f ऑफ x कितना है, x क्यूब, तो f ऑफ x1 कितना आ गया, x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब हो गया। देखो यहाँ पर लिखना इफ दिस वन बराबर दिस वन, देन अगर हमारा जो आउटपुट है x1 बराबर x2 आ जाए, है ना, देन अगर ये आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि सर दिस इज अ 1-1 फंक्शन। ये कैसा फंक्शन होगा, 1-1 फंक्शन होगा। तो यहाँ पर जैसे देखो, अगर आप x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब करोगे तो यहाँ से x1 बराबर कितना आ गया, x2 आ गया। तो y बराबर x क्यूब कैसा फंक्शन हो गया, y बराबर x क्यूब इज अ 1-1 फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हो गया भैया, दिस इज अ 1-1 फंक्शन। एकदम अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है सभी को, हाँ या ना, जल्दी से बताओ फटाफट। ये कैसा फंक्शन है, दिस इज अ 1-1 फंक्शन। कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 1-1 फंक्शन हम किसको कहते हैं। अच्छा, कोई बच्चा कह सकता है कि सर आप मुझे क्या कहते हैं, कोई और एग्जाम्पल देके बताओ। देखो कोई सा भी आके आप मतलब कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले लो, बस उसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात होनी चाहिए कि x1 बराबर x2 होना जरूरी है। जैसे मान लो आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू मान लो x+1 अपॉन x+2। अब आपको ये चेक करना है कि ये 1-1 है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चेक 1-1 और नॉट, है ना, ये 1-1 है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, सोल्यूशन आप कैसे लिखोगे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे यहाँ पे, सोल्यूशन, है ना। जरा सोल्यूशन आप समझने की कोशिश करना, कैसे करेंगे बच्चों। यहाँ से सबसे पहला काम हम f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 को हम लिखेंगे। तो भैया f ऑफ x1 का मतलब ये है कि इसमें x की जगह पर x1 पुट करो, तो ये हो जाएगा देखो x1+1 अपॉन x2+1 बराबर f ऑफ, सॉरी यहाँ पर x1 आएगा, तो यहाँ से कितना आ गया, x1+2, ठीक। अब यहाँ पर x2 पुट करेंगे तो ये आ गया x2+1 अपॉन x2+2, यही आ गया ना। जल्दी से मुझे बताओ, समझ आ रहा है ना सभी बच्चों को, मजा आ रहा है सभी को। देखो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट मैं आपको ये लेक्चर ले रहा हूँ। आप सभी बच्चे इस वन शॉट को एंजॉय करो यार, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो। एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एकदम जितनी चीज़ें आपके पेपर के लिए जरूरी है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। मैं सच में कह रहा हूँ, दिस इज द अल्ट्रा लेवल का कॉन्टेंट। आप सभी बच्चे करके जाना, एकदम बोर्ड में फोड़ के आना, जितने भी नंबर के तुम्हारे बोर्ड में पेपर आते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा देखो कितना, x1 x2 प्लस 2x1 प्लस x2 प्लस 2, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया देखो x1 x2 प्लस x1 प्लस 2x2 प्लस 2, यही आ रहा है। अब यहाँ से जरा काट छांट करते हैं, देखो कितना आ रहा है, x1 x2 से तो ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। और कुछ हो रहा है क्या, और कुछ आई थिंक नहीं होगा। तो यहाँ पर 2x1, यहाँ पर x1, तो कितना आ गया, x1 बराबर यहाँ से कितना आया, x2 आ गया। तो क्या हो गया, दिस इज अ 1-1 फंक्शन हो गया कि नहीं, बिल्कुल सर 1-1 फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सिंस f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 सो दैट x1 बराबर x2 वी कैन से दैट
एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन। सभी बच्चे अपनी कॉपी में आगे पूरा लिख लेना, एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन। सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर है यार। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ, सभी मेरे बच्चे अच्छी तरीके से देखना। अगर मान लो कहीं पर एफ एक्स इज इक्वल टू लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है, तो अब आपको इसको बताना है कि चेक करो कि 1 1 है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 कर दो, सबसे पहला काम। तो यहाँ से क्या लिखोगे, x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 2 लिख लेंगे ना। तो यार ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो यहाँ से x1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, x2 स्क्वायर आ गया। अब आप सभी बच्चों को पता है कि अगर कहीं पर भी ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर लिखा होता है तो ए बराबर क्या लिखते हैं बाबू भैया, प्लस माइनस बी लिखते हैं कि नहीं, बताओ जल्दी से राजू, हाँ या ना। ए बराबर क्या लिखते हैं, प्लस माइनस बी। तो यहाँ से अगर x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर है तो यहाँ से x1 बराबर प्लस माइनस x2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जल्दी से मुझे बताओ फटाफट, हाँ या ना। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एक बार x1 बराबर x2 आ रहा है, एक बार x1 बराबर माइनस x2 आ रहा है। तो क्या ये 1 1 फंक्शन होगा, जल्दी से सारे के सारे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पर x की एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो क्या ये 1 1 फंक्शन होगा। यहाँ पर एक x की डबल डबल वैल्यू आ रही है, एक x की, क्या ये 1 1 फंक्शन होगा, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, सिंस, यहाँ पर सिंस एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 बट x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 सो दैट एफ ऑफ x इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। सभी मेरे बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है भैया, जल्दी से बता दो फटाफट, हाँ या ना। दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। अच्छा एक चीज़ और है यार कि 1 1 फंक्शन को बच्चों एक नाम और देते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। कई जगहों पर आपको ये नाम भी लिखा मिलता है, तो प्लीज़ आप इस नाम को भी ध्यान में रखना कि 1 1 फंक्शन को और एक नाम से बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है सभी बच्चों को, हाँ या ना। अच्छा अब यहीं पर आपको एक चीज़ और समझा देता हूं कि कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो 1 1 नहीं होते, उनका नाम होता है सर मेनी वन फंक्शन। ठीक है, अभी आगे चल के मैं आपको लिखा दूंगा, डोंट वरी। अब आगे आ जाते हैं जल्दी से फटाफट ऑन टू फंक्शन के ऊपर। ठीक है यार, इसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। आधी जनता को ऑन टू फंक्शन में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा एक आपको नोट यहाँ पर लिखा देता हूँ, 1 1 फंक्शन के आगे एक नोट आप लिख लो फटाफट, है ना, इंपॉर्टेंट है ये नोट। सभी मेरे बच्चे अपनी कॉपी में फटाफट नोट डाउन कर लो। सबसे पहला नोट ये है कि इफ़ अ फंक्शन, यहाँ पर नोट डाउन करो, इफ़ अ फंक्शन इज ईदर इंक्रीजिंग, है ना, और डिक्रीजिंग, इट इज नोन एज, इट विल बी, लिखो इट विल बी, है ना, इट विल बी अ 1 1 फंक्शन। ये जो है 1 1 फंक्शन हमारा जरूर होगा। अच्छा इसके पीछे रीजन क्या है, कई सारे सवाल बच्चों इस टाइप के होते हैं जहां पर हमें ना डायरेक्टली 1 1 फंक्शन नहीं समझ आता, तो वहां पर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो अच्छा ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता देखो इस वजह से है कि जैसे मान लो अगर कोई भी फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो उसका नेचर कैसा होगा। मान लो इंक्रीजिंग है तो इस तरीके से होगा, मान लो डिक्रीजिंग है तो कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल टेस्टिंग करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ग्राफ को एक ही जगह पर कट करेगा, समझ रहे हो। अगर कोई फंक्शन लगातार इंक्रीजिंग है, हॉरिजॉन्टल टेस्टिंग करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक ही जगह पर काटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 1 1 फंक्शन हमारा हो जाएगा। और अगर वो फंक्शन लगातार डिक्रीजिंग है तो भी हर एक एक्स पर एक ही वाई होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल टेस्टिंग में ये एक ही जगह पर काटेगा, तो ये भी हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो पहला नोट आप ये नोट डाउन करो, ठीक है बाबू भैया। या और दूसरा नोट डाउन करो, इफ अ फंक्शन इज नॉट 1 1, है ना, अगर कोई फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं हो, नॉट 1 1, इट इज नोन एज कैसा फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। इसको आप क्या बोलोगे, मेनी वन फंक्शन, है ना। तो प्लीज आप इस चीज को ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलेंगे भैया, मेनी वन फंक्शन हम बोलेंगे। सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है, मेनी वन फंक्शन किसको बोलेंगे, 1 1 फंक्शन किसको बोलेंगे। 1 1 का नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर ये भी नोट डाउन कर लो। 1 1 का एक नाम और होता है इंजेक्टिव फंक्शन, हालांकि सबसे पहले लिखा रखा है तो, लेकिन स्टिल एक बार नोट डाउन कर लो, 1 1 को क्या बोलता है, इंजेक्टिव फंक्शन। सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है। अब आ जाते हैं यार ऑन टू फंक्शन पर, जिसे हम क्या कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है बाबू भैया, ऑन टू फंक्शन को क्या बोलेंगे सर, सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से। सबसे पहले ये कहानी पढ़ो, लिखा गया है अ फंक्शन एफ एक्स टू सेट टू बी ऑन टू फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स। मतलब कहने का ये है, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट वाई बराबर एफ एक्स, दस एफ इज ऑन टू इफ रेंज ऑफ एफ बराबर कोडोमेन ऑफ दिस वन। देखो मुद्दे की बात यहां पर लिखी है,
मुद्दे की बात ना यहाँ पर लिखिए बेटा, ठीक है, कि अगर कहीं पर भी रेंज बराबर कोडोमेन हो जाता है तो हम ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कहीं पर भी आपको एफ एक्स वाई दिया गया है। अब यार मैंने आपको बता रखा है बच्चों कि ये जो एक्स लिखा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर डोमेन। क्या बोलेंगे सर, डोमेन, ठीक है बाबू। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सर कोडोमेन। क्या बोलेंगे, कोडोमेन। अब हर एक सवाल में आपका टास्क होगा कि आप रेंज निकालोगे। हर एक सवाल में आपका टास्क क्या होगा, योर टास्क। यहां पर लिख देता हूं, योर टास्क। आपको हर एक सवाल में क्या निकालना होगा, रेंज निकालना होगा। क्या निकालना होगा, रेंज निकालना होगा। ठीक है भैया, क्लियर। तुम्हारा टास्क क्या होगा सर, टू फाइंड आउट द रेंज, टू फाइंड आउट द रेंज। क्लियर, आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, रेंज को। अब रेंज तुम्हारा निकल आएगा, तुम्हारे को हर सवाल में कोडोमेन दिया गया है, तो यहां पर कंक्लूजन ये आना चाहिए कि इफ रेंज बराबर आ जाए किसके, कोडोमेन के। अगर रेंज हमारा बराबर आ जाए किसके, कोडोमेन के, तो आप क्या बोलोगे, दिस विल बी अ कैसा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर हमारा रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाए तो आप क्या बोलोगे सर, ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी आपको ऑन टू को क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव भी कहते हैं। अभी आपको समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यार मैं कह रहा हूं ना, कंसेप्चुअली तुम्हें बाप बना दूंगा बेटा, बस ना तुम बस सिर्फ और सिर्फ एकदम, मैं सच में कह रहा हूं, एकदम ना तुम बस ध्यान से एकदम करते चलो, बस जो तुम्हें समझा रहा हूं। यहां पर देखो ना, मैं 2 केस ले रहा हूं, सभी बच्चे जरा ध्यान से समझना, जितने भी महानुभाव आप सभी लोग इस धरती पर पैदा हैं। देखो यहां पर केस 1 लेते हैं, केस 1 है ना, ये रहा x, ये रहा y, इन दोनों के बीच में f का रिश्ता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर a b c d e f g h i, ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ, 1 का b के साथ, मतलब कुछ भी, 2 का a के साथ, 3 का इसके साथ, 4 का इसके साथ, मतलब ये बस मैं ऐसा ही बना रहा हूँ। तो बस तुम्हें जो समझना है उस पर फोकस करना, ठीक है बाबू भैया। तो यार खिंच जाओ तुम ये कुछ और ही देख रहे हो विनोद क्या ही नौटंकी हो रही है इसकी। चलो हाँ, यहाँ से खींचते हैं इसको पहले ये भी भाव खाने लग जाता है ना हाँ चलो, 6 का इसके साथ हो गया, 7 का इसके साथ हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक केस, तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है, क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर एक दूसरा केस यहाँ पर बना रहा हूँ, केस सेकंड, जरा समझने की कोशिश करना बाबू। दिस वन इज द x, दिस वन इज द y, इन दोनों के बीच में रिश्ता है f का, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिस वन, और यहाँ से a b c d e f 3 3 6 g h, ठीक है, मान लो ऐसा बना दिया। अब यहाँ पर देखो सीन क्या हो रहा है, यहाँ पर भी रिलेशन बनाता है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। एक तो ये बोर्ड शांत नहीं होता एक भी बार, भाई रुक जाओ यहाँ पर तो रिश्ता बना रहे हैं, तो रिश्ता बनाने दो यार देख रहे हो तुम, मतलब कोई छूटे नहीं, बस ध्यान रखना है इस बात को, कोई छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई छूटा क्या यहाँ पर 8 एलिमेंट है और इधर 3 3 6 2 8, तो इधर भी है, तो कौन छूटा इधर कोई तो देखो इनमें छूटा है, कौन छूटा है दिख रहा है तुम्हारे को एक का हो गया सी के साथ, अच्छा हाँ ये इसको गलत लगा दिया, 8 वाला है ना, ये तो यहाँ पर देख रहे हो 2x का मिला दिया a के साथ, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, है ना। तो इसकी नौटंकी को हम इसको सबसे पहले तो हटाते हैं, है ना। 8 को मिला देते हैं g के साथ में 8 को मिला देते हैं g के साथ में, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो y के एलिमेंट हैं ये सारे के सारे x के एलिमेंट से एसोसिएटेड है, लेकिन यहाँ पर ये 2 y के एलिमेंट्स हैं जो x के साथ में एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो भैया यहाँ पर कोडोमेन क्या है, यहाँ पर सर अगर हम कोडोमेन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलना जरा, a b c d e f g h i, यही लिखेंगे ना। लेकिन यहाँ से हम रेंज क्या लिखेंगे, यहाँ से अगर हमें रेंज लिखना हो क्या लिखेंगे, जो नंबर जो एलिमेंट्स एसोसिएटेड हैं बस वही होते हैं रेंज में, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, a b c d e f g, ठीक है बाबू। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि यहाँ से रेंज डज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन है, यहाँ से रेंज डज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन है, बिल्कुल एकदम क्लियर है ना।
तो यहां से रेंज डज नॉट इज इक्वल टू, अगर कोडोमेन है तो आप क्या बोलोगे, ऑन टू या नहीं, बोलो फटाफट, ऑन टू बोलोगे, नॉट ऑन टू, क्या बोलेंगे, नॉट ऑन टू। ठीक है बाबू, क्लियर है सभी को, हाँ या ना। अगर ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, इन टू फंक्शन होगा। अब जरा यहां पर आप आओ, फटाफट यहां पर आओ। ठीक है, तो अगर मुझे यहां से कोडोमेन लिखना हो, यहां से कोडोमेन है ना, तो यहां से आप कोडोमेन क्या लिखोगे, ये सारा का सारा ABCDEFGH यही लिखेंगे ना। और यार यहां से अगर हमें रेंज लिखना हो तो रेंज हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहां से रेंज भी हम यही लिखेंगे ABCDEF, है ना, सही लिखा है DEFGH। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि रेंज और कोडोमेन बराबर है। यहां पर क्या है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, और अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है तो क्या लिख सकते हैं, ऑन टू हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल ऑन टू हो जाएगा। क्लियर है सभी को। तो ये कैसा हो गया, दिस इज अ ऑन टू फंक्शन। कब, अब यहां से ना डेफिनेशन पैदा होती है। अब यहां से तुम डेफिनेशन समझने की कोशिश करो। ये जो यहां पे कहानी लिख रखी है ना, ये डेफिनेशन की, जो जनरली तुम्हें समझ आती नहीं है, ये जो ऊपर ये गाथा लिख रखी है, इसका तुम मतलब समझो, इसके बाद तुम इसको पढ़ना, आराम से समझ आएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जितने भी एलिमेंट अगर इधर लिखे हुए हैं y में, अगर इनका प्री इमेज अगर x में एसोसिएटेड होगा, अगर इन सब का प्री इमेज का मतलब कि इनका रिलेशन x में मौजूद होगा, तो हम क्या बोलेंगे सर, 1-1 फंक्शन बोलेंगे। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हो कि इफ देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट इन द x, हर एक y के एलिमेंट का कम से कम एक एलिमेंट इधर जरूर होना चाहिए। हम यही कह सकते हैं कि नहीं, बताओ जल्दी से फटाफट। मतलब हर एक y का, जितने भी y इधर हैं उनका x इधर मौजूद होना जरूरी है, तब जाके आप क्या बोलोगे, इसको आप ऑन टू फंक्शन बोलोगे। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका प्री इमेज x में है ही नहीं, तो आप ऐसे फंक्शन को क्या बोलोगे, ऑन टू फंक्शन नहीं बोलोगे। एकदम क्रिस्टल क्लियर है सभी को। अच्छा एक बात मुझे बताना, यहां पर हर एक x, जो हर एक y है वो हर एक x के साथ में एसोसिएटेड है। क्या आप इस वाले फंक्शन को 1-1 फंक्शन बोल सकते हो कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं यार। क्यों, क्योंकि 1 का b के साथ, 2 का a के साथ, मतलब हर एक x सिर्फ एक y के साथ एसोसिएटेड है, तो हम इसको 1-1 कह सकते हैं। तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन अगर 1-1 नहीं है, सॉरी ऑन टू नहीं है, तो वो 1-1 हो सकता है। अगर कोई भी फंक्शन ऑन टू है तो हो सकता है कि वो 1-1 हो भी, हो सकता है नहीं भी हो। बात क्लियर है सभी को, एकदम कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को इस दोनों चीज में। तो बेसिकली मैंने यहां पर आपको लिखा दिया है कि अगर कहीं पर भी अगर आपको ऑन टू फंक्शन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा उस फंक्शन का। और अगर आप यहां पर देखो कि रेंज बराबर कोडोमेन आ जाए तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर कोडोमेन क्या है, कोडोमेन इज द वाई। ठीक है, हर एक सवाल में आपको ये दिया जाता है और आप आराम से क्या करते हैं, बस यही दो चीज़ों को आपको निकालना होता है। अब यार आगे आ जाते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन पे। बाइजेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं, अगर हमारे पास कोई भी एक मैपिंग है, ठीक है, f(x) से लेके y तक, अगर कोई भी फंक्शन बच्चों 1-1 और ऑन टू दोनों हो, उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ लेना कि अगर कोई भी फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू दोनों फंक्शन है, ठीक है, बोथ 1-1 एंड ऑन टू, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, बाइजेक्टिव फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। अब यहां पर ना मैं आपको कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, सभी मेरे बच्चे जरा समझने की कोशिश करना। ये 1-1 और ऑन टू फंक्शन में आपको थोड़ी सी समस्या होती है, तो ऑन टू फंक्शन का आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। जैसे मान लो यहां पर मैं एक फंक्शन लेता हूं, r से लेके, है ना, r से लेके r, f(x) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक, मैंने यहां पर एक केस यहां पर बनाते हैं, बस तुम समझने की कोशिश करना, बस, है ना, मजा आ जाएगा। अभी देखो दूसरा सवाल यहीं पर लेता है, fr2 0 से लेके इन्फिनाइट, ठीक है, f(x) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक, ये दो सवाल ले रखे हैं। अब यहां से आपको बताना है कि कौन सा 1-1 है, कौन सा नहीं है। अब जल्दी से मुझे बताओ, यहां पर इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज, यार इसका रेंज होगा, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, कितना, 0 से लेके इन्फिनाइट। लेकिन यहां पर कोडोमेन क्या दे रखा है, रियल नंबर दे रखा है। आपको ऑन टू के हर सवाल में क्या करना है कि रेंज फाइंड आउट करना है। बस अगर यही रेंज अगर तुम्हारे सवाल में दिए गए कोडोमेन के बराबर आ जाए तो आप क्या बोलोगे कि ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या यहां पर रेंज कोडोमेन के बराबर है, तो यहां पर रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है, यहां पर रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा।
ठीक है भैया, क्लियर। यहाँ पर जरा आ जाओ, यहाँ पर इसका रेंज बताना जरा, यहाँ पर रेंज कितना आएगा, इसका रेंज आ जाएगा सर 0 से लेके इनफाइनाइट, और इसका कोडोमेन कितना दे रखा है, 0 से लेके इनफाइनाइट दे रखा है। तो भैया यहाँ से रेंज बराबर कोडोमेन है कि नहीं, बिल्कुल सर है, तो रेंज बराबर कोडोमेन हमारा हो गया। तो अगर रेंज बराबर कोडोमेन हो गया तो ये ऑन टू फंक्शन होगा कि नहीं, बिल्कुल ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर है सभी को, जल्दी से बता दो फटाफट, हाँ या ना। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए ये, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो अब कुछ सवाल करते हैं यार, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं पीछे, आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है इन सारे सवालों की। तो सभी मेरे बच्चे विदाउट स्किपिंग अ सिंगल सेकंड आप सारे सवालों को जरूर कीजिए, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूं बच्चों, ये जो वन शॉट है ना, मैं सच में कह रहा हूं अल्ट्रा लेवल का कंटेंट है। आप सभी बच्चे विदाउट स्किपिंग अ सिंगल सेकंड भी यार एकदम जबरदस्त तरीके से ना महसूस करके पढ़ो, मतलब मजा आ जाएगा तुम्हें, मैं सच में कह रहा हूं बहुत मजा आ जाएगा बेटा, तुम्हें एकदम फील आ जाएगी तुम्हें मैथ्स की। यहां पर देखो क्या लिखा है, ए इज द दिस वन, हमारे सामने एक रिलेशन यहां पर मेंशन है और आपको यह बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या क्या है। तो भैया यहां पर हमारे पास सेट क्या है सर, ए इज इक्वल टू सेट है देखो ABCD है ना। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। बेटा ये सारे सवाल एक नंबर से ज़्यादा कभी हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में लिखे हैं तो एक ही नंबर का होगा, ठीक है। तो जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर चेक करेंगे सर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करेंगे, ए बिलोंग्स टू R में है, बिल्कुल है। यहाँ से BB देखो, BB क्या R में है क्या, AA है, हाँ है, BB R में नहीं है ना। तो हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन R में होना जरूरी है। तो ये रिलेशन हमारा नॉट रिफ्लेक्सिव है ना, सिंस ये जो है R में नहीं है, सिमिलरली CC भी R में नहीं है ना, और यहाँ से DD भी हमारा R में नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। अब अगला रिलेशन हम बच्चों चेक करेंगे कौन सा, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन अब देखो फटाफट, सिमेट्रिक रिलेशन कैसे चेक करेंगे सिमेट्रिक को, अगर A B में है तो B A में होना जरूरी है, तो ठीक है ये तो है। A B अगर R में है और B A भी देखो R में है तो ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अगला चेक करते हैं ट्रांजिटिव, जल्दी से सभी के सभी बताओ, वीडियो देखते ही फटाफट बताओ बेटा क्या ट्रांजिटिव है। ये A का B के साथ रिलेशन है, देखो A का B के साथ रिलेशन में है ना, एंड B का A के साथ रिलेशन में अगर है तो यहाँ से हमारा A का A के साथ में रिलेशन है ना। तो ये कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है भैया, क्लियर है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ओनली, ठीक है। कौन सा पार्ट आ गया सर, C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कौन सा पार्ट आ गया, C जो है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ओनली आ गया, ठीक है। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगले सवाल पे आता है, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y डिफाइंड x आर y है ना, इफ एंड ओनली इफ यहाँ पर x माइनस वाई प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर देन द रिलेशन R आपको बताना है कि आखिरकार ये क्या होगा। तो यार ऐसे सवालों में आपको करना क्या है कि सबसे पहला काम x आर वाई आप लिख लो, x आर वाई आप लिख लो, क्या है दिया गया है, x माइनस वाई प्लस √2 ये आपको दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको लिख लो। अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमारा A का रिलेशन ARA लिखोगे आप, ARA है ना। तो ARA का मतलब क्या हो गया सर, A माइनस A प्लस √2, तो ये तो आ जाएगा √2 है ना। तो ये कितना आ गया, √2। तो क्या ये इरेशनल नंबर है, बिल्कुल इरेशनल नंबर है। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया कि नहीं, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया ये, ठीक है, क्लियर है। दूसरा जरा सिमेट्रिक को आप देखो फटाफट, सिमेट्रिक रिलेशन है ना, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, जल्दी से मुझे बताओ। अगर मान लो A R B में है तो यहां से हम क्या लिखेंगे बाबू, A माइनस B प्लस √2 लिखेंगे ना। और अगर हम यहां से B R A बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, B माइनस A प्लस √2 हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर होंगे, यार ऑब्वियस सी बात है कि बराबर नहीं होंगे है ना। आप देख सकते हो कि अगर A का रिलेशन B में है तो A माइनस B प्लस √2 है ना, और अगर यहां से हम B को पहले ले लें B माइनस A तो ऑब्वियस सी बात है कि दो के दोनों बराबर नहीं होंगे है ना। तो ये जो है सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है सिमेट्रिक हमारा नहीं आएगा। तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन, जल्दी से मुझे सोच के बताओ क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अगर A R B अगर हम यहाँ से चेक करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, A माइनस B प्लस √2, और अगर हम यहाँ से B R C लिखें तो ये कितना हो जाएगा, B माइनस C प्लस √2 हो जाएगा ना। तो क्या यहाँ से A R C बराबर A माइनस C प्लस √2 आएगा,
क्या ये आएगा कि नहीं, बताओ जल्दी से फटाफट, क्या ये आएगा? देखो ए आर बी का मतलब कि ए माइनस बी प्लस रूट टू, बी आर सी का मतलब बी माइनस सी प्लस रूट टू, है ना? तो क्या ए आर सी ये ए माइनस सी प्लस रूट टू आएगा? कैसे क्या करोगे बताओ जल्दी से फटाफट। अगर हम इन दोनों को देखो, अगर हम एक काम करें ए माइनस सी प्लस रूट टू को, है ना, या इन दोनों को, इन अगर ए आर बी में है तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, यहाँ से ये भी इरेशनल नंबर है, क्या इसके बराबर आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो रिलेशन कैसा हो गया भैया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा आ गया आराम से, ठीक है। आई थिंक अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ए माइनस सी प्लस रूट टू जो है ए आर सी में नहीं होगा, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर है सभी को? हाँ या ना, जल्दी से बताओ फटाफट, हाँ या ना। आगे वाले सवाल पे आते हैं यार। कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग अ चिल्ड्रन इन अ फैमिली एंड अ रिलेशन आर डिफाइंड एज ए आर बी इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, है ना। अब यहाँ पर रिलेशन आपको क्या दे रखा है बच्चों? आप सबसे पहले रिलेशन को लिखो। रिलेशन क्या दे रखा है? ए आर बी दे रखा है। इसका मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी है, ए इज ब्रदर ऑफ बी है, ठीक है। क्लियर? अब कह रहे हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है या क्या है, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहला काम रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे? ए आर ए मतलब क्या? ए इज ब्रदर ऑफ ए, ए इज ब्रदर ऑफ ए। क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी इंसान खुद का भाई हो? क्या ये पॉसिबल है? खुद ही सोच के बताना एक बार कि क्या कोई भी इंसान खुद का भाई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक। दूसरा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन अब आप चेक करो इसको फटाफट। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे कि अगर ए आर बी में है तो मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक। और अगर मैं यहाँ से बी आर ए लिखूँ मतलब क्या हुआ? बी इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ ए होना चाहिए। क्या ये जरूरी है? जल्दी से मुझे बताओ कि अगर ए बी का भाई है तो क्या बी ए का भाई होना चाहिए? बिल्कुल जरूरी नहीं है। कि अगर मान लो ए बी का भाई है तो बी बहन भी तो हो सकती है, तो बी जो है ए का भाई कोई जरूरी थोड़ी ना, ठीक है। क्लियर? तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन को भी चेक करते हैं। ट्रांजिटिव को कैसे चेक करोगे? ए आर बी अगर रिलेशन में है ना, अगर ए बी का भाई है और अगर बी आर सी मतलब और बी जो है सी का भाई है, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से जो ए है ए सी का भाई हो जाएगा, ठीक है। तो ए आर सी जो है हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से एक ऐसा रिलेशन आ जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन इज द राइट आंसर। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप? सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, गलत है। ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, गलत है। कौन सा पार्ट आ गया भैया? बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी से देख लो फटाफट। कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को? बिल्कुल आई थिंक नहीं होगा। अगर ए बी का भाई है और बी सी का भाई है तो यार ऑब्वियस सी बात है कि ए जो है सी का भाई होगा ही होगा 100%, ठीक है। क्लियर है सभी को? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे आता है अगले सवाल पे। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार को सीबीएसई में पूछा जा चुका है। लेट एल डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड बाई एल आर एम इफ एंड ओनली इफ एल इज परपेंडिकुलर टू द एम फॉर ऑल एल एम बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन आर इज, आर कौन सा रिलेशन होगा? तो सबसे पहले हम इसके चेक करेंगे। सबसे पहले आप लिखो इसमें कि आखिरकार रिलेशन दिया क्या गया है। रिलेशन बच्चों ये दिया गया है कि एल आर एम, इसका मतलब ये है कि एल इज परपेंडिकुलर, एल इज परपेंडिकुलर टू एम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एल जो है वो एम के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहला काम हम क्या चेक करेंगे भैया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन को चेक करेंगे। तो यहां से रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए एल आर एल मतलब क्या हुआ कि एल इज परपेंडिकुलर टू एल। क्या ये पॉसिबल है? जल्दी से मुझे सोच के बताओ कि क्या कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? यार बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि नहीं? तो कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। दूसरा लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जरा आप ध्यान से समझना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर देखो हमेशा रिफ्लेक्सिव के लिए सिमेट्रिक लेंगे, हमेशा रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट लेते हैं, और बच्चों सिमेट्रिक के लिए हम दो दो एलिमेंट लेते हैं चेकिंग करने के लिए, है ना। अब यहाँ पर हम सिमेट्रिक लेंगे तो सिमेट्रिक के लिए कितने एलिमेंट लेंगे? दो दो एलिमेंट लेंगे, मतलब L1 रिलेशन टू L2। इसका मतलब क्या है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, है ना।
तो L2 का भी रिलेशन L1 में होना जरूरी है। तो क्या L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 होगा कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे हम दो लाइनें ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन को ये ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस लाइन को L1 कह दें, इस लाइन को L2 कह दें, तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो यार ऑब्वियस सी बात है कि L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा ही होगा, होगा कि नहीं। आप खुद ही सोचो कि अगर हमारे पास दो लाइनें हैं L1 और L2, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सर हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया? बिल्कुल हो गया। क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है। तीसरा रिलेशन बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन को भी हम देखते हैं, ट्रांजिटिव को, ठीक है। अब यहाँ से जरा सोचो कि अगर L1 रिलेशन में है L2 के एंड L2 रिलेशन में है L3 के, कहने का मतलब क्या है? L1 रिलेशन टू L2, इसका मतलब क्या है जरा समझना। अगर L1 L2 के रिलेशन में है तो अगर ये वाली लाइन हो गई सर L1, तो L2 कैसी लाइन होगी? कुछ इस टाइप की लाइन होगी, है ना। L2 कैसी लाइन होगी? ऐसी लाइन होगी, है ना। अब कह रहा है कि L2 रिलेशन में है L3 के, मतलब L2 परपेंडिकुलर होना चाहिए L3 के, तो L3 कुछ इस तरीके की होगी, है ना। तो क्या यहाँ से L1 रिलेशन में होगा L3 के? जल्दी सोच के बताओ। L1 L3 के रिलेशन में तब होगा जब L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है तो L1 L3 के पैरेलल होगा, वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू द R, ये जो है ये R में नहीं होंगे। तो यहां से ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। एक बार को और समझ लो आप इस सवाल को। रिफ्लेक्सिव हमने कैसे चेक करा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L, L इज परपेंडिकुलर टू L, एक एलिमेंट लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी लाइन खुद के तो क्या ही परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और दूसरा हमने क्या लिया? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो यार L2 L1 के भी परपेंडिकुलर होगा ही होगा। ट्रांजिटिव के केस में अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है तो L1 L3 के पैरेलल होगा, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, मतलब L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो यहां से कौन सा ऑप्शन कौन सा सही आएगा सोच के बताओ। तो यार यहां से ऑप्शन तो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक का ऑप्शन है, बाकी तो कोई भी सही नहीं है। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को। अब यार यहां पर ये सवाल है, आप सभी बच्चे इस सवाल को घर से ट्राई करना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। और एक चीज़ और है यार, होमवर्क को आप सभी लोग बच्चों प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। और इस सवाल को भी मैंने सेम इसी टाइप का सवाल अभी आपको जस्ट पीछे करवा रखा है, तो प्लीज़ आप इसको भी घर से ट्राई करना बच्चों, ठीक है। और यार थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन, सभी मेरे बच्चों को, जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं। और यार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि आखिरकार आपको सेशन कैसा लगा। मैंने बहुत अच्छे से ट्राई करा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और अगर मैंने यहाँ पर जितने भी CBSE के अच्छे अच्छे सवाल हैं वो सारे के सारे सवाल मैंने ले लिए हैं। अगर इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। साथ ही साथ मुझे ये जरूर बताना, अपना प्यार बरसाना यार नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके प्यार हमें हमेशा मोटिवेट करता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुछ करने के लिए। तो प्लीज़ आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि आखिरकार आपको सेशन कैसा लगा है, और अपने दोस्तों में भी सेशन को जरूर शेयर करना। और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आगे आने वाले टाइम पे किस चैप्टर का आप वन शॉट चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मेरे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।